हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक रहेगा वित्त आयोग, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इस क्लास में वित्त आयोग से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसके अलावा वर्तमान में क्या ट्रेंड चल रहे क्वेश्चंस के, उसके दोनों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए, वित्त आयोग से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो पहली चीज अपने को ध्यान रखना है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक मतलब इसका उल्लेख संविधान में है। तो यहाँ पे आपके आर्टिकल्स दिए ऑप्शन में, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 268 और अनुच्छेद 265। तो यहाँ पे वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो आपके अनुच्छेद 280 में है। एक तो ये चीज ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है, मतलब एक तो संवैधानिक संस्था है या विधिक संस्था है या कार्यपालिका आदेश द्वारा स्थापित संस्था है। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसका आर्टिकल ध्यान रखना है आपको, अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है। आगे अपन बात करें क्वेश्चन की, तो देखिए ये आपके क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। इस तरह के क्वेश्चन आपके एक तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिए, उनमें से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे पहला कथन है कि वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक का मतलब होता है विधिक या लीगल बॉडी। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है वित्त आयोग संवैधानिक संस्था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आगे इसने स्टेटमेंट दिया कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का स्थापित किया गया था। ये सही है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। अब यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी है। तो देखिए, केंद्रीय जो वित्त आयोग सिफारिशें करता है केंद्र सरकार को, तो उसकी सिफारिशें सलाहकारी है। उसी तरह से राज्य सरकार में राज्य स्तर पर राज्य वित्त आयोग जो सिफारिशें करता है वो भी सलाहकारी है। उनको सिफारिशें मानने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें बाध्य नहीं है, मजबूर नहीं है। तो ये भी आपके स्टेटमेंट सही है। अब ये चौथा स्टेटमेंट है कि पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। तो देखिए, पहला वित्त आयोग 1951 में स्थापित किया गया। इसके पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है, 2 और 3। तो आपके विकल्प रहेगा सी, 2 और 3 इसमें सही आंसर रहेगा। ठीक है, आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। मतलब कौन सा इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो केंद्र और राज्यों के बीच में कर बंटवारे या राजस्व बंटवारे के लिए सिफारिशें करता है। तो ऑप्शन से आपके वित्त आयोग, अंतरराज्यीय काउंसिल, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और योजना आयोग। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, केंद्र और राज्यों के बीच रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन मतलब राजस्व के बंटवारे, कर की सिफारिशें, कर निर्धारण के बारे में जो सिफारिशें करता है वो आपके वित्त आयोग करता है। तो यहाँ आपके रहेगा आंसर फाइनेंस कमीशन। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। एक मिनट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसमें ऑप्शन है आपके 4 वर्ष की अवधि के लिए, 5 वर्ष की अवधि के लिए, 7 वर्ष की अवधि के लिए और 10 वर्ष की अवधि के लिए। तो देखिए, जो वित्त आयोग का गठन है वो प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है और ये वित्त आयोग का गठन आपके राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे से संबंधित वित्त आयोग सिफारिशें करता है केंद्र सरकार को, उन सिफारिशों को राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। और ये सिफारिशें मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य नहीं होती है। तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके कथन कारण से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो देखिए ये आपके कथन कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये जनरली स्टेट पीसीएस और यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपके कथन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। तो देखिए, ये एक स्टेटमेंट है। अब अपने को ध्यान रखने की, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण राष्ट्रपति नहीं करता, इनका निर्धारण करती है संसद। ठीक है, तो संसद द्वारा इनके अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण किया जाता है। तो ये आपके स्टेटमेंट गलत हो गया। अब आगे है दूसरा कारण है इसका कि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये बिल्कुल सही है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे देखिए, कथन गलत है और कारण सही है। तो यहाँ पे आपके आंसर रहेगा डी, एक गलत है किंतु आर सही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पीसीएस लेवल के एग्जाम्स या यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड वित्त आयोग के संदर्भ में कौन से स्टेटमेंट, कौन से कथन सही है। तो ये आपके देखिए पीसीएस एग्जाम्स में पूछा गया है।
यहाँ पे अपन पहला स्टेटमेंट बात करें, आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए वित्त आयोग में जो केंद्रीय वित्त आयोग है उसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है, ये संरचना है अभी वर्तमान में वित्त आयोग की। तो यहाँ पे कुल 5 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता कि इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते तो भी वो सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, आयोग में कम से कम एक सदस्य हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, इस पीसीएस लेवल में पूछा गया। देखिए यहाँ पे वित्त आयोग की जो संरचना है उसमें ये जरूर लिखा हुआ है कि आयोग का सदस्य हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, हाईकोर्ट का जज है या पूर्व न्यायाधीश है तो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कम से कम होना चाहिए, ये स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे इसकी वजह से ये स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएगा। नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन ये एक संरचना में है। इसके अलावा जो वित्तीय मामलों के जो विशेषज्ञ है या जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम कर चुके हैं वरिष्ठ अधिकारी है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना ही चाहिए। हाँ हो, ये जरूरी है, ये मेंशन जरूर है कि हाईकोर्ट का जज या पूर्व जज या न्यायाधीश हो वो शामिल हो, लेकिन कंपलसरी नहीं कि होना ही चाहिए। तो कम से कम वाला अगर है तो यहाँ पे ये आपके स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट है, आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए वित्त आयोग का अध्यक्ष को पुनः नियुक्त भी किया जा सकता है, तो ये भी आपके स्टेटमेंट गलत हो गया। अब चौथा स्टेटमेंट है, आयोग के प्रथम अध्यक्ष के संतानम थे, के संतानम नहीं थे, के सी नियोगी थे। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो यहाँ पे ये आपके सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन में अभी तक का पूछा हुआ। तो यहाँ पे वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सिर्फ एक कथन सही है। तो यहाँ पे आपके देखिए ऑप्शन भी इन्होंने डी रखा है, केवल एक स्टेटमेंट इसको सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जरूर शर्त है इसमें आयोग के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 280 में ये मेंशन भी है कि इनमें जो 4 सदस्य होते हैं उनकी अलग अलग क्वालिफिकेशंस दे रखी है। उसमें ये भी है कि हाईकोर्ट का न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि भाई कम से कम एक सदस्य हो, ये जरूरी नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके वित्त आयोग के कार्यों के बारे में पूछा है। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपके आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो यहाँ पे अपन बात करें तो देखिए वित्त आयोग के क्या क्या कार्य है। पहला स्टेटमेंट है, भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना। तो भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति वित्त आयोग नहीं देता, संचित निधि से धन निकालने की अनुमति आपको संसद से मिलती है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट आपके गलत हो गया। दूसरा कार्य इन्होंने बताया कि प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच में बांटना, तो इसकी सिफारिशें जरूर करता है, तो ये आपके स्टेटमेंट सही है। सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार। देखिए जब भी वित्त आयोग का गठन होता है तो वो केंद्र सरकार से भी बात करता है और राज्य सरकारों से भी बात करता है। तो अगर राज्य सरकारें डिमांड करती है किसी स्पेशल पैकेज की तो उस पर भी वित्त आयोग विचार करता है उन परिस्थितियों को देखकर। तो सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार जरूर करता है, ये सही स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट है, संघ सरकार तथा राज्य सरकार के बजट प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना और उस पर रिपोर्ट देना। तो देखिए जो आपको पहले ही बताया कि भाई वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं, एक तो वो सलाहकारी है, एडवाइजरी है, उसको माने या नहीं माने ये केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है। उसी तरह ये आपके जो इसमें जो करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी रिपोर्ट देना और देखरेख करना, ये वित्त आयोग का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपके गलत हो गया। तो यहाँ पे आपके जो अगर कौन से कथन सही है तो आपको 2 और 3 सही है, तो यहाँ पे आपके आंसर रहेगा बी, 2 और 3। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि फाइनेंस कमीशन से भी आजकल जो रिसेंट टाइम में जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, उनका पूछने का तरीका चेंज हो रहा है, थोड़ा ट्रिकी हो रहा है। तो अगर आपको डीप नॉलेज नहीं है या जो मुद्दों की समझ नहीं है तो आप उस आंसर को गलत कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आपके संचित निधि से धन निकालने की जो अनुमति है, जैसे आपको अब सिंपल मैं बात बताऊं कि जैसे केंद्र सरकार बजट पेश करती है लोकसभा में, तो लोकसभा संसद से बजट पारित होता है तभी केंद्र सरकार को खर्च करने की अनुमति मिलती है। तो यही चीज है कि जो संचित निधि से धन निकालने की अनुमति है ये आपको संसद से मिलती है, ना कि वित्त आयोग देता है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब ऑप्शन है, वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। तो देखिए वित्त आयोग विदेशी पूंजी से बिल्कुल कोई संबंध ही नहीं है इसका, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है। तो देखिए पीएसयू जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उससे भी वित्त आयोग का कोई लेना देना नहीं है, ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
तो देखिए वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने से भी वित्त आयोग का कोई संबंध नहीं है। ये केंद्र और राज्यों के बीच करों के मतलब जो टैक्स के बंटवारे हैं, करों के बंटवारे की सिफारिश करता है। उनमें वित्त किस तरह से उसमें उस वित्त का समुचित प्रयोग किया जाए, उसका यूटिलाइज किया जाए, उसकी सिफारिश करता है सिर्फ। तो पारदर्शिता से रिलेटेड वित्तीय प्रशासन में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे आपके इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आपके आंसर रहेगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो आंसर आपको स्टेटमेंट मेंशन किया वो सही ही हो। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि इस तरह के भी ट्रिकी क्वेश्चन आपके आते हैं। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके। ये केंद्रीय स्तर पर कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके। तो इसको ऑप्शन से 10, 8, 9 और 16। तो देखिए अभी तक 16 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। अभी लास्ट जो है 31 दिसंबर 2024 को 16वां वित्त आयोग गठित किया गया था, तो उसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। तो अब तक 16 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं, ये चीज ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये कथन कारण से रिलेटेड है कि जो राज्य वित्त आयोग, अब राज्य वित्त आयोग का बात करें तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राज्य वित्त आयोग का गठन देखिए 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन, दो संविधान संशोधन के तहत किया गया। अब इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, तो वो आपके अनुच्छेद रहेगा अनुच्छेद 243I, ये आपके 73वें संविधान संशोधन द्वारा है, ठीक है। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ये आपके अनुच्छेद 243Y, एक मिनट, अनुच्छेद 243Y। तो ये जो दो अनुच्छेद है ये आपके राज्य वित्त आयोग से रिलेटेड है। अपने को ये ध्यान रखना है, केंद्रीय वित्त आयोग का अगर पूछे तो अनुच्छेद 280 है, जबकि राज्य वित्त आयोग का पूछे तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 243I और अनुच्छेद 243Y, ये दोनों ये जो राज्य वित्त आयोग है, राज्यों में गठन किया गया है, इसका गठन आपके 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। पंचायती राज और नगरीय संस्थानों में 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसका गठन किया गया है। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे संवैधानिक निकाय है। आगे अपन बात करें कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि केंद्रीय जो वित्त आयोग है ये पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है कि अगर पंचायतों की संरचना है, पंचायतों में फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसको सुधार करने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग भी सिफारिश कर सकता है। हालांकि जो पंचायती राज संस्थाएं या नगर पालिकाएं हैं वो टैक्स कितना लगाए या टैक्स का विभाजन जो है वो राज्य वित्त आयोग करता है, लेकिन केंद्रीय वित्त आयोग जो पंचायतों की स्थिति है, संरचना में सुधार के लिए सिफारिश कर सकता है। तो ये आपके स्टेटमेंट गलत है, ये संवैधानिक निकाय है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना है, सी इसका आंसर रहेगा, ए सही है किंतु आर गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं कथन कारण से रिलेटेड। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन आपके राज्य वित्त आयोग से रिलेटेड है, राज्य वित्त आयोग से रिलेटेड है। अब अपन बात करें कि राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा है। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है, यह एक अनौपचारिक संस्था है, ठीक है, अनौपचारिक मतलब अनऑफिशियल संस्था है, यह एक संवैधानिक संस्था है, यह एक प्रशासनिक संस्था है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको अभी बताया कि राज्य वित्त आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 243I और अनुच्छेद 243Y के तहत किया गया, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 16वां वित्त आयोग। अब देखिए जो केंद्रीय वित्त आयोग की अपन ने फिर से बात की है, तो 16वां वित्त आयोग के बारे में पूछ रहे, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 16वां वित्त आयोग का गठन किस तिथि को किया गया। आजकल डेट्स भी पूछी जा रही है, तो 16वां वित्त आयोग का गठन कब किया गया। ऑप्शन है 1 जनवरी 2024, 31 दिसंबर 2023, 26 जनवरी 2024 और 7 जून 2025। तो देखिए 16वें वित्त आयोग का गठन आपके 31 दिसंबर 2023 को किया गया, ये चीज ध्यान रखना है। 16वें वित्त आयोग का गठन किया, अभी वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है, इसकी सिफारिशें अगले वर्ष से लागू होगी, तो यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 16वें वित्त आयोग के अभी वर्तमान में किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है डॉक्टर सौम्या कांति घोष, टी रविशंकर, सी अरविंद पनगड़िया और डी है अजय नारायण झा। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो श्री अरविंद पनगड़िया है। ये इसके अलावा जो सौम्या कांति घोष, टी रविशंकर और अजय नारायण झा ये वित्त आयोग के सदस्य है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, इसके बारे में पूरी डिटेल जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में अपन अभी आगे बात करेंगे। सॉरी।
तो 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस अवधि के लिए लागू होगी, तो यहाँ पे ये भी चीज ध्यान रखना है कि वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं ये 5 वर्षों के लिए लागू होती है। तो यहाँ पे देखिए किस अवधि के लिए लागू होगी, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 से 2029, 2025 से 2030, 2026 से 2031 और 2027 से 2035। तो यहाँ पे देखिए 16वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो आपके 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू होगी। तो इसके 5 वर्ष तक इसकी अवधि रहेगी। आगे अपन बात करें नेक्स्ट, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है 16वें वित्त आयोग के बारे में, अभी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली चीज तो अपन ने पढ़ी कि भाई 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो श्री अरविंद पनगड़िया है। जैसे अपन ने बात की कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपके 1+4 होती है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, ठीक है। तो ये यहाँ पे अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष है। इसके अलावा यहाँ पे 4 सदस्य है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, इसमें एक महिला सदस्य है। वर्तमान में ऐसा प्रोविजन नहीं है कि महिला सदस्य होनी ही चाहिए, लेकिन एक महिला सदस्य है, वो है श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, ये महिला सदस्य है। और इसके अलावा डॉक्टर मनोज पांडा, ये फुल टाइम मेंबर है। इसके अलावा टी रविशंकर और सौम्यकांति घोष। देखिए टी रविशंकर को अभी रिसेंटली नियुक्त किया गया है, इससे पहले अजय नारायण झा थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो उनकी जगह टी रविशंकर को नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि वित्त आयोग वर्तमान में जो 16वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष है आपके डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और इसके अलावा यहाँ पे 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर में एक महिला है जिनका नाम है एनी जॉर्ज मैथ्यू। इसके अलावा 3 जो अन्य सदस्य है वो आपके मनोज पांडा, टी रविशंकर और सौम्यकांति घोष। तो ये आपके वित्त आयोग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने डिस्कस की। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, आपके सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।